भावना एक जॉइंट परिवार में रहने वाली औरत थी, जिसको अपनी जेठानी गीता से काफी चिढ़ होती रहती थी, क्योंकि परिवार में हर कोई गीता को ही पूछता रहता है। भावना और गीता दोनों की ही बेटियां थी, जो कि अब शादी लायक हो गई थी। गीता की बेटी की शादी तय हो गई थी और शादी की तैयारी में पूरा परिवार लगा था। ये देखकर भावना को काफी चिढ़ होती है। वो खुद से बोलती है, हर कोई बस मेरी जेठानी की बेटी की शादी में ही लगा हुआ है। इतना अच्छा लड़का मिल गया, अगर सब कुछ जेठानी की बेटी की शादी में ही दे देंगे तो मेरी बेटी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। भावना अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान होती है और अपने पति महेश के पास जाती है। आपको क्या दिखाई नहीं दे रही या फिर देखना ही नहीं चाहते? अरे हमारी बेटी भी है, हमारी बेटी की भी शादी की उम्र है। अपनी बेटी की शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? या फिर अपनी भाभी की बेटी की शादी में ही सब कुछ दे देना है? हमारी बेटी की शादी कैसे होगी? कोई लड़का देखा है कि नहीं? अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? पहले भाभी की बेटी की शादी हो जाए, फिर हमारी बेटी की भी हो जाएगी। जितना तुम सोचोगी उतना ही परेशान रहोगी। मेरी मानो तो इस बारे में ज्यादा सोचो ही मत। भगवान ने हमारी दोनों बच्चियों के बारे में सोचा होगा। देख रही हो कैसे भाभी की बेटी को इतना अच्छा लड़का मिला है, वैसे ही हमारी रूपा को भी बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम भी ना बहुत ज्यादा सोच रही हो। अरे आप नहीं सोच रहे तो किसी और को तो सोचना पड़ेगा ना। और जेठानी की बेटी को मिल गया अच्छा लड़का, उसकी शादी हो रही है और हो भी जाएगी। अब हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं हमारी बेटी के लिए अब लड़के देखना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा मैं सबको बता दूंगा, और अगर देखने के बाद सही लगा तो तुम शादी के लिए बात आगे बढ़ा देना। अब तो खुश हो ना? देखो शादी का माहौल है घर में, अगर तुम ऐसे मुंह फुलाकर रहोगी तो ना मुझे अच्छा लगेगा और ना ही घर के बाकी किसी को। इसलिए तुम भी थोड़ा खुश रहो। क्या पता इसी शादी में हमारी बेटी को भी कोई अच्छा लड़का मिल जाए। भावना अपनी बेटी की शादी के लिए काफी सोचती रहती है। ऐसे में एक दिन भावना अपनी जेठानी के कमरे में जाती है तो बिस्तर पर काफी गहने देखकर अपनी जेठानी से बोलती है, अरे इतने सारे गहने! आज तक मैंने इतने सारे गहने नहीं देखे। फिर अचानक इतने सारे गहने कहाँ से आ गए? मुझसे छुपा कर रखे थे क्या जानबूझकर, ताकि मैं देख ना सकूं? नहीं नहीं भावना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी? तुम तो अपना ही परिवार हो और ये गहने तो माँ जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा था कि वो अपनी पोती की शादी के समय देंगी, तो दिए हैं मुझे। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। सच में इतना अच्छा लड़का मिल गया। सब लोग इतना साथ दे रहे हैं, मुझे पता नहीं था कि सब लोग इतना साथ देंगे। वैसे मुझे तो नहीं बताया कभी माँ जी ने इन गहनों के बारे में, फिर आपको कैसे बता दिया? और मेरी पीठ पीछे क्यों दिए? मैं क्या मना कर देती गहने देने के लिए? ये क्या बात हुई? देखो मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन ये बुरा लगने वाली बात है, इसीलिए मैं साफ साफ बता रही हूँ। बहुत ही गलत किया है। अरे भावना, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ जी तो तुम्हारे सामने ही ये सब कुछ मुझे देना चाहती थी, लेकिन वो क्या है ना, माँ जी को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा था और तुम भी घर में नहीं थी, तो माँ जी ने मुझे दे दिए, क्योंकि मुझे इन गहनों पर पॉलिश लगवानी है अभी। इतने सारे गहने देखकर भावना का खून बहुत जलने लगता है और वो तुरंत अपने कमरे में जाती है और खुद से बोलती है, घर में सब लोग तो ऐसे पागल हो रहे हैं जैसे घर की एक ही बेटी है, दूसरी बेटी तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, जेठानी की बेटी की शादी है ना, सब लोग इसमें इतने मग्न हैं। मैं भी देखती हूँ कि ये शादी होती कैसे है। मेरी बेटी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि बस जेठानी का पति नहीं है, इसीलिए सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। भावना अपने मन में ही दुश्मनी पाल लेती है और जेठानी की बेटी की शादी को रोकने की ठान लेती है। कुछ दिनों बाद जेठानी का होने वाला दामाद मयंक घर आता है। उस समय मयंक के पास कोई नहीं होता, तो भावना वहाँ जाती है और बोलती है, कैसे हो दामाद जी? वैसे आपको तो सब पता ही होगा ना कि मेरी जेठानी की बेटी जूही कैसी है, उसके स्वभाव के बारे में। हाँ पता ही है। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम्हें सब पता होना चाहिए। एक बार वो गर्भवती भी हो गई थी, उसको 2 बीमारियां भी हैं। अब तुम उसे अपना बना रहे हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आजकल ऐसे लड़के कहाँ ही मिलते हैं। क्या? भगवान तुम्हें दुनिया भर की खुशियाँ दे और कभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। तुमने मेरी जेठानी की बेटी मतलब मेरी बेटी को अपनाया है। सच में मुझे बहुत खुशी है। तुम जैसे लड़के तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। तुम तो हीरा हो, हीरा। मयंक बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद मयंक की माँ सुजाता वहाँ आती है। सुजाता को देखकर भावना तुरंत उसे अपने कमरे में लेकर आ जाती है और सुजाता से बोलती है, बहन जी, भले ही जेठानी की बेटी है, लेकिन मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ, इसीलिए बीमारी में भी उसका साथ देना,
आप इस बात को जानते हुए भी कि वो एक बार गर्भवती हो चुकी है, उसे गंदी नजर से मत देखना। वो बहुत ही अच्छी है, साफ दिल की है। ये सब क्या है? अभी तक हमें इस बारे में किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? हमें आप लोग धोखे में रखना चाहते हैं क्या? सच क्या है? मेरा बेटा कोई ऐसा वैसा नहीं है कि किसी भी राह चलती लड़की से शादी कर ले। तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है और झूठ का अंजाम अच्छा नहीं होता, ये पता है ना? क्या आपको कुछ पता नहीं था? माफ करना बहन जी, मुझे लगा आपको सब पता था, इसीलिए मैंने बोल दिया। अरे अगर आप मेरी जेठानी की बेटी से शादी नहीं करवाना चाहती हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि हर जगह शादी के बारे में बात फैल गई है, तो मेरी बेटी से ही करवा दीजिए शादी अपने बेटे की। मेरी बेटी में ना कोई खोट है ना कोई खराबी है, आप तो मिल चुकी है ना उससे। सुजाता बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। कई दिन निकल जाते हैं और अब शादी का दिन नजदीक आ रहा था। सुजाता और उसके परिवार वालों से कोई तालमेल नहीं हो रहा था। वो ना किसी बात का कोई जवाब देते हैं और ना किसी की बात में कोई साथ देते हैं। ये देखकर गीता बहुत परेशान रहती है और अपने परिवार वालों से बोलती है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सुजाता बहन कई दिन से हमसे कोई बात नहीं कर रही हैं। उन्हें मिलने आना था, मिलने भी नहीं आई हैं। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप लोग बात करिए ना उनसे। अगर कोई दिक्कत हो गई तो मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी कि उसकी शादी टूट गई। सब लोग सुजाता से बात करने के लिए जा ही रहे थे कि सुजाता अपने बेटे के साथ वहाँ आ जाती है। सुजाता को देखकर गीता बोलती है, बहन जी हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप लोग हमसे कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं आंटी जी, गलती आपसे नहीं बल्कि आपकी देवरानी से हुई है, क्योंकि आपकी देवरानी ने मेरे कान भरने की बहुत कोशिश की। मुझसे बात नहीं बनी तो मेरी माँ के कान भरने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि आपकी बेटी एक बार गर्भवती हो चुकी है, आपकी बेटी को 2 बीमारियां हैं। लेकिन भावना आंटी, मैं आपको बता दूं कि मैं और जूही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अभी से नहीं बल्कि 4 साल से हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये सब तुम्हारा किया हुआ था? भावना, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी देवरानी बोलते हुए। तुमने ये सब किया? अरे मुझसे खफा थी, कोई नाराजगी थी तो बताती तो सही ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुमसे अगर बात होती तो ये बातें होती ही नहीं कभी। भावना के लाख जतन के बाद भी उसकी जेठानी की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होती है और अंत में भावना खुद ही पूरे परिवार की नजरों से नीचे गिर जाती है। रामपुर गांव में ठाकुर वीर सिंह की हवेली में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में बवाल मच गया। हुआ ऐसा कि एक दिन उसके दोनों लड़के वीरेंद्र प्रताप सिंह और अजय प्रताप सिंह शादी करके अपनी हवेली पहुंचे। जैसे ही दोनों घर के बाहर पहुंचे वैसे ही पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया, क्योंकि उनका बड़ा बेटा वीरेंद्र प्रताप सिंह किसी शहर की लड़की से शादी करके आया था, जबकि छोटा बेटा अजय प्रताप सिंह गांव की लड़की से। उनके माता पिता बाहर आ गए। अरे वीरेंद्र, अजय, तुम लोग तो सुबह आने वाले थे ना? हाँ पिताजी, लेकिन हमने सोचा जल्दी से अपने गांव चलते हैं, माता पिता का आशीर्वाद ले लेते हैं। लेकिन ये बड़ी बहू जीन्स टी शर्ट पहनकर क्यों खड़ी है? जीन्स टी शर्ट और वरमाला, ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है। और गांव वालों, आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठे हो गए? हम लोग आपको शाम को पार्टी में बुलाने वाले तो हैं ही। अरे ठाकुर साहब, हमारे गांव में पहली बार कोई शहर वाली बहू आई है, इसलिए हम देखने चले आए। हमने तो शहर वाली बहू सिर्फ फिल्मों में ही देखी है। अरे कोई मेरी दुल्हन पर भी तो नजर डाल दो। अरे कैसे नजर डाले अजय बेटा, तुम्हारी बीवी ने इतना लंबा घूंघट जो डाल रखा है, और वैसे भी ये तो हमारे गांव जैसी लग रही है, इससे तो हम मिलते ही रहेंगे। पहले शहर वाली लड़की को तो हम ठीक ढंग से निहार लें। इतने में उनकी सास अंदर गई और आरती की थाली लेकर बाहर आई। वो सिर्फ शहर वाली बहू की आरती उतारने लगी। मेरे घर आई शहर वाली बहू, आजा आजा बहू, जल्दी से आजा, आज से ये हवेली तेरी ही है। बिल्कुल माँ जी, ये हवेली मेरी तो है। माँ, राधिका का भी तो गृह प्रवेश करवाइए, ये भी तो आपकी ही बहू है। हाँ हाँ राधिका बहू, तू भी अंदर आजा। गांव वाले वहां से चले गए। इधर उसकी सास की नजर हमेशा अपनी शहर वाली बहू पर ही टिकी रहती थी। तभी उनके ससुर यानी ठाकुर वीर सिंह ने कहा, पहली रसोई की रस्म तो अदा करनी ही पड़ेगी, या वो भी परंपरा भूल गई भाग्यवान। अरे तो उसके लिए छोटी बहू है ना राधिका, वो सामने रसोई घर है, जा हम सबके लिए खाना बनाकर ला जल्दी से। जी सासू माँ। राधिका रसोई घर में गई और अकेले ही सभी लोगों के लिए खाना बनाकर लाई। सभी को खाने का स्वाद बहुत पसंद आया। वैसे राधिका तुम एक नंबर की गवार हो, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती हो। तो इस तरह दिन भर उसकी सास शहर वाली बहू की तारीफ किया करती थी।
उसे वो कोई काम नहीं करने देती थी। सारा काम राधिका को ही करना पड़ता था। रात में जब पार्टी हुई तो गांव के सारे लोगों ने सिर्फ नेहा को ही गिफ्ट दिए। राधिका की तरफ किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। उसका पति अजय इस बात से बहुत क्रोधित हुआ। वो अपनी बीवी को चुपचाप लेकर अपने कमरे में चला आया। आप मुझे लेकर यहाँ क्यों आ गए? बाहर मोदी खाई की रस्म चल रही थी। तुम बहुत भोली हो राधिका, वहां तुम पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। सारे लोग भाभी को ही देखे जा रहे थे, सब उनके साथ फोटो ले रहे थे, उन्हीं को गिफ्ट दे रहे थे। इतनी बेइज्जती ठाकुर अजय प्रताप सिंह बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखना कल सासू माँ मुझसे भी बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे सिलाई करनी आती है। मैं अपनी कुछ पुरानी रंग बिरंगी साड़ियों को मिलाकर उनके लिए एक बहुत खूबसूरत सूट तैयार करती हूँ। तुम्हें सिलाई करनी भी आती है? हाँ, मुझे सिलाई करना मेरी माँ ने सिखाया है और मैं तरह तरह के कपड़े डिजाइन भी कर लेती हूँ। इसीलिए दहेज में मुझे मेरी माँ ने सिलाई मशीन भी दी है। रात भर राधिका ने लाल, पीली, नीली अलग अलग तरह की साड़ियों को मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत सूट तैयार कर दिया। सुबह वो सूट उसने अपनी सास को जाकर दिया। सासू माँ, ये सूट मैंने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। कल मुही ने सूट तो बड़ा प्यारा बनाया है, लेकिन अगर इसकी तारीफ कर दूंगी तो इसे घमंड आ जाएगा। तभी वहां पर उसकी शहर वाली बहू नेहा आ गई। उसके हाथों में भी एक बहुत खूबसूरत सूट था। सासू माँ, मैंने भी ऑनलाइन ऑर्डर करके आपके लिए 20,000 का सूट मंगवाया वीरेंद्र जी से कहकर। देखिए कैसा लग रहा है। क्या बात है बहू, तूने मेरे लिए इतना महंगा सूट मंगवा लिया। बहुत प्यारा लग रहा है ये सूट। और राधिका, तेरा सूट भी ठीक ठाक है, मैं इसे पहनूंगी। चलो, कम से कम आपको मेरा सूट तो पसंद आया। थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तू तो मेरे सर पर ही चढ़ गई। मैंने तेरी मेहनत की तारीफ की है, बाकी इतना खास नहीं है। चल जा, जल्दी से खाना बना हम सबके लिए। वो बेचारी फिर से खाना बनाने चली गई अकेली। उसका ससुर ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। इस बुढ़िया को ना जाने क्या हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रसोई में खाना बनाते हुए राधिका को रोना आ गया। मैंने रात भर मेहनत करके सासू माँ के लिए इतना खूबसूरत सूट बनाया और उन्हें पसंद भी नहीं आया। क्या गांव की लड़की होना पाप है? उसके ससुर ने उसे रोते हुए देख लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। खैर, सब लोगों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद वीरेंद्र और अजय काम पर निकल गए। दोपहर को उसका ससुर राधिका के पास आया। अरे बहू, सुना है तुम्हें सिलाई करनी आती है, क्या तुम मेरे लिए अच्छा सा कुर्ता पैजामा बना दोगी? ये सुनकर राधिका को थोड़ी खुशी हुई। जी पिताजी, जरूर। राधिका शाम को अकेले ही बाजार गई। वहां से काले रंग का ढेर सारा कपड़ा लेकर आ गई और अपने कमरे में चुपचाप कुर्ता बनाने लगी। उसने पठानी कुर्ता खूबसूरत डिजाइन कर दिया। उसके बाद, अब मैं इस बचे हुए कपड़े से ससुर जी के लिए पगड़ी बना देती हूँ। उसने काले रंग की एक बहुत ही शानदार पगड़ी बना दी और उस पगड़ी पर एक शेर का निशान भी बना दिया। रात में जब दोनों भाई काम से लौटे तब तक कुर्ता बनकर तैयार हो गया। उसने खाना खाते समय सबके सामने वो कुर्ता अपने ससुर को गिफ्ट किया। पिताजी, आपका कुर्ता बनकर तैयार है। इस कुर्ते के साथ सिंह वाली पगड़ी भी है। क्या बात है बहू, काले रंग का पठानी कुर्ता और वो भी इतना अच्छा बना दिया तूने। मैं कल सुबह पहनकर पूरे गांव में घूमूंगा, फिर देखना लोग खुद तारीफ करेंगे, मैं नहीं करूंगा। ससुर जी, इतना भी अच्छा कुर्ता नहीं बना दिया इसने। ये तो एक नंबर की गवार है, इसको फैशन के बारे में क्या पता। मेरी बड़ी बहू जो भी कहती है कड़वा कहती है, लेकिन सच होता है। इसीलिए तो मैंने अभी इस कुर्ते की ज्यादा तारीफ नहीं की। कल जब सुबह ये कुर्ता और पगड़ी पहनकर बाहर निकलूंगा तब देखूंगा गांव वाले इसकी तारीफ करते हैं या नहीं। जब पूरा गांव तारीफ करेगा तब तो मानोगी ना। ये सुनकर बड़ी बहू और उसकी सास ने मुंह बना लिया, लेकिन अजय को थोड़ी खुशी हुई अपने पिता की बातों पर। अगली सुबह ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने वो पठानी कुर्ता पहना और पगड़ी पहन ली। उनकी कद काठी बहुत लंबी चौड़ी थी, इसलिए वो कुर्ता उनके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। वो जैसे ही पठानी कुर्ता पहनकर गांव में घूमने निकले तो सब गांव वाले उनका पीछा करने लगे। ठाकुर साहब ने पलटकर पीछे देखा। अरे गांव वालों, आप सब लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे ये तो अपने ठाकुर वीर प्रताप सिंह है। अरे ठाकुर साहब, आप, हमें तो लगा कि कहीं विदेश से कोई आदमी चला आ रहा है। यह कुर्ता आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कहाँ से लिया? मुझे लगता है लाखों का होगा। अरे मुझे पता था ये कुर्ता आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और इस कुर्ते की कीमत लाखों की नहीं है। ये तो मेरी छोटी बहू ने अपने हाथों से बनाया है। वो 500 का कपड़ा लेकर आई थी, उसी से ये बना दिया उसने। तभी वहां पर ठाकुर वीर प्रताप का पूरा परिवार आ गया। देखा तुम लोगों ने, हैं? पूरा गांव इस कुर्ते की तारीफ कर रहा है। राधिका, सच में तुमने बहुत अच्छा कुर्ता बनाया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता रहा।
घर के अंदर उसकी सास सिर्फ नेहा की तारीफ करती थी, उसके फैशन की तारीफ करती थी। उससे कोई काम भी नहीं करवाया जाता था। घर का सारा काम अकेले राधिका ही संभालती थी। फिर एक रोज पूरे गांव वाले ठाकुर साहब की हवेली पर इकट्ठा हुए। ठाकुर साहब, बहुत गर्मी पड़ रही है। गेहूं की फसल काटने का समय आ गया है। हर साल जब भी गांव की फसल काटने की बारी आती है तब आप गांव में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखते हैं। इस बार कोई प्रोग्राम करने का इरादा नहीं है क्या? गांव वालों, मैंने प्रोग्राम का पूरा इंतजाम कर लिया है और इस बार तो एक बहुत बड़े मंत्री जी भी आने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी आएंगे। तो इस तरह प्रोग्राम की तैयारी होने लगी। ठाकुर वीर प्रताप ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, छोटी बहू और बड़ी बहू, उस प्रोग्राम में बहुत बड़े बड़े कपड़ों के व्यापारी आ रहे हैं। तुम दोनों में से जिसका भी फैशन उन्हें अच्छा लगेगा उसे वो अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लेंगे और महीने का लाखों देंगे। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए तुम दोनों में से ही कोई जीत सकता है वो कंपटीशन। फैशन के मामले में तो मुझे कोई टक्कर ही नहीं दे सकता। बिजनेसमैन को कैसे इंप्रेस करना है, बड़ी कंपनी को कैसे इंप्रेस करना है, ये मुझे अच्छी तरह आता है, क्योंकि उन्हें लटके झटके भी दिखाने पड़ते हैं। ये सब आपकी गवार बहू को बिल्कुल नहीं आता होगा। राधिका ने बाजार जाकर कुछ सस्ते हरे रंग के कपड़े खरीदे और कुछ हीरों की तरह चमकने वाले मोती भी खरीद लिए। ये सब मिलाकर उसने अपने हाथों से एक ऐसी ड्रेस डिजाइन की कि अगर उसका पल्लू हटा दो तो वो एक डिजाइनर ड्रेस बन जाती, और अगर पल्लू डाल लो तो खूबसूरत साड़ी बन जाती थी। क्या बात है राधिका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा भी कुछ सोच सकती हो। खैर, पार्टी वाली रात आ गई। वहां पर पूरा गांव, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा हुए। सबसे पहले नेहा ने मॉडलिंग शुरू की, लटके झटके दिखाने शुरू किए। उसके बाद राधिका अपनी वही ड्रेस पहनकर बहुत ही साधारण तरीके से चलकर आई। पहले तो वो ड्रेस साड़ी लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने पल्लू हटाया वो एक मॉडर्न सूट जैसा लगने लगा। ये देखकर सभी बिजनेसमैन और गांव वाले खड़े हो गए। मैंने ये कंपटीशन गांव में इसलिए रखा क्योंकि मुझे लटके झटके नहीं देखने, मुझे कुछ यूनिक देखना था। मिस नेहा, आपने जो ड्रेस पहनी है ये मैं कई जगह देख चुका हूँ। इसका मतलब ये ड्रेस कहीं ना कहीं से आपने खरीदी है। लेकिन मिस राधिका, आपने जो ये ड्रेस पहनी है ये बिल्कुल नया आइडिया है। ये साड़ी भी है और सूट भी। ऐसा कॉम्बिनेशन मैं आज तक नहीं सोच पाया। आज से तुम मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हो। राधिका को जीतता हुआ देखकर उसका पति और ससुर बहुत खुश हुए। गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी सास को भी। उसे रहने के लिए बंगला भी मिल गया, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के साथ हवेली में ही रहती थी।